देखिए क्या कहा है कि आपका जो दिया गया है वो आपका दर का मान दिया है, मूलधन का मान दिया है और टाइम का मान दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया है। पूछा है मूलधन, तो हमने कहा था कल भी इसी पैटर्न पर सवाल कराए थे, आज भी ये वही पैटर्न है एक और उसी को थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप किसको पकड़ेंगे? दर को। दर कितनी दी गई है यार? दर दी गई है 15%। 15% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या लिखोगे? वैसे तो 3/20 के बराबर है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है कि ये कितने के बराबर है तो आप 15 गुणे परसेंट को 1/100 लिखते हैं। 5 से 15 को काटोगे 3 बार, 5 से 20 को काटो, 5 से 100 को काटोगे 20 बार, यानी कि ओवरऑल क्या बचा है? 3/20 ही बचा है। या आप सीधा याद रखेंगे कि 15% कितने के बराबर होता है? 3/20 के बराबर होता है। चलिए अब बात करें कि ये जो मान है वो 15% जो है वो 3/20 के बराबर है या 3/20 आया है इसका मान। अब हमने क्या कहा था, आपको तरीका बताया था कि अगर आपके पास ये आ जाए तो आप क्या करेंगे? जो भी ये मान दिया गया है नीचे हर में, इसकी घात क्या कर देंगे? ध्यान रखना, अंश को नहीं लेंगे, सिर्फ हर को लेंगे और हर की घात क्या कर देंगे? जो भी समय दिया है उस समय की घात लगा देंगे। तो चूंकि यहां पर अगर 1 वर्ष 6 महीने हैं, 1 वर्ष 2 महीने हैं, 1 वर्ष 4 महीने हैं, तो हम इसको पूर्ण समय मान लेंगे, पूर्णांक, और 1 वर्ष 6 महीने को हम 2 वर्ष मान के चलेंगे। तो 2 वर्ष की घात हम यहां पर लगा देंगे, तो 20 की पावर क्या आ जाएगा? यहां पर 2। अब 20 की पावर अगर यहां पर 2 आया है तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो आप इस प्रकार से लिख लें कि ये कितना रहेगा? 400, और 400 को ये 2 वर्ष के आधार पर इसका ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो ये पहले वर्ष का ब्याज रहेगा, ये दूसरे वर्ष का ब्याज रहेगा। अगर बात करें पहले वर्ष का ब्याज क्या, तो 400 पर 15% का ब्याज लेंगे यानी कि 3/20। तो 400 पर अगर 3/20 ब्याज लेंगे और 400 पर यहां भी दूसरे वर्ष 3/20 की दर से ब्याज लेंगे, तो 400 में 3/20 का अगर हम गुणा कराते हैं तो सर 20 से 420 बार कट गए और 20 का गुणा 3 में किया तो 60 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के यहां मिलेंगे और 60 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के यहां मिलेंगे। ये बात तो समझ पाए होगी कि नहीं? अब इसके बाद आगे चलें तो पहले वर्ष मूलधन पर ब्याज मिला, दूसरे वर्ष मूलधन पर ब्याज मिला, तो दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी तो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, और वो 60 पर कितना ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा? तो 15% की दर ही, यानी कि 3/20 की दर से। तो 60 का 3/20 अगर निकालेंगे तो इसमें पुनः 60 का गुणा करने का मतलब है 20 से 60 को 3 बार काट दिया, 3 का 3 में गुणा कर दिया, यानी कि कितना ब्याज लेंगे हम? 9 रुपए ब्याज लेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? अब यहां फिर समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब ये जो मान दे रहे हैं, ये जो मान हमने निकाला है, ये किसका मान निकल के आया है? तो सर ये पहले वर्ष का ब्याज है और ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है? 60 रुपए। दूसरे वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, यानी कि दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, वो कितना निकलेगा? 60 और 9 69 रुपए। लेकिन सर ये तो दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमें दूसरे वर्ष का थोड़ी चाहिए, हमें तो केवल दूसरे वर्ष में 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, जबकि ये तो पूरे दूसरे वर्ष का दिया है, यानी कि पूरे साल भर का दिया है। तो साल भर का मतलब क्या है? चूंकि 6 महीने का चाहिए तो हम दिन होता था तो 365 लिख लेते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि महीना है तो हम एक साल को क्या लिख सकते? 12 महीने का। क्या लिख सकते हैं? 12 महीने। 12 महीने यानी एक साल या 365 दिन। तो 12 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो कहोगे 69 रुपए है। तो सर एक महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो कहोगे एक महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 69/12। तो फिर सर अगर एक महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है तो क्या आप एक महीने से 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? तो सर 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे, 69/12 और गुणे आपका 6। 6 से 12 को काट दोगे तो 2 बार कट जाएगा, और 2 से हम 69 को काट देंगे, तो 2 से 69 को काटोगे 2 3 6 और आपका 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि 34.5 जो है वो क्या आएगा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा दूसरे
वर्ष में सिर्फ 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। बात समझ पा रहे कि नहीं, पहले ये बताओ सर। हेलो, चलिए सर अब देखना। तो ये जो कहा है आपसे कि ये जो दिया गया है ये 1 महीने का पहले निकालेंगे भाई। पहले 12 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ इतना, 1 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ इतना, तो फिर 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो 69/12 इंटू 6। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बताइए अगर कोई दिक्कत है तो सर। तो ये तो केवल कितना आया है, ये 6 महीने का है, और ये 60 रुपए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 60 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का है? 1 वर्ष का है। तो हमें चाहिए कितने का है? हमें भैया 1 वर्ष और 6 माह का ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो 1 वर्ष का 60 रुपए और यहां से 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाले? 34.5। तो यहां से 1 वर्ष का 60 रुपए प्लस 6 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लिया 34.5। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 4 आ गया, दशमलव रहा, ये 6 3 9 आ गया, यानी कि 94.5 नहीं हुआ, यानी कि 94.5 हुआ है वो कितने का हुआ है? 1 वर्ष 6 माह का कुल कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जबकि प्रश्न में क्या दिया है सर? प्रश्न में तो दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 9.45 है, जबकि हमारे अनुसार कितना यूनिट निकला है? 94.5 यूनिट। यानी कि ये जो 94.5 यूनिट है, ये जो 94.5 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये बराबर है रियल कंपाउंड इंटरेस्ट के, और रियल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 9.45। तो फिर 1 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट या 1 यूनिट का मान क्या निकालेंगे? तो 9.45 बटे 94.5। अब 94 देखो दशमलव है, ये दशमलव यहाँ है, तो चाहो तो हटा भी सकते हो। यहां से दशमलव हटाओगे 1 जीरो ऊपर, यहां से दशमलव हटाओगे 2 जीरो नीचे, 945 से 945 कट गए, 0 से 0 कट गया, 1/10 आपका क्या बचा उत्तर। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1/10। अब 1 यूनिट का मान अगर 1/10 है, तो अगर 1 यूनिट का मान सर 1/10 होगा तो पूछा क्या है? मूलधन। हमने मूलधन कितना माना था? हमारा मूलधन यही तो है P 400। तो हमारा मूलधन अगर 400 है तो 400 यूनिट है वास्तव में, ये मान नहीं है। तो 1 यूनिट का मान अगर 1/10, तो 400 में 1/10 का गुणा कराएंगे, यानी कि मूलधन का मान कितना आ जाएगा? 40। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि 40 रुपया क्या रहेगा हमारा मूलधन। ठीक है, बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो सर। चलिए सर, अब 2 वर्ष और 1.5 वर्ष और 6 माह के बहुत कर लिए। अब चलते हैं किस पर? अब 3 वर्ष वाले टाइम पर चलते हैं, क्योंकि 2 वर्ष वाले तो आप लगभग सीख गए हो। अगर समय 2 वर्ष दिया रहेगा तो आप निकाल लोगे। अब 3 वर्ष वाले जो सवाल हैं उन पर थोड़ा सा चलते हैं कि आखिर 3 वर्ष वाले सवाल कैसे लगाते हैं। ये बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? झपरा कि नहीं झपरा, मतलब समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही? मूलधन आपको पुनः निकालना है। समय जो दिया गया है वो आपको 3 वर्ष दिया है। दर जो है वो 10% दी है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और दिया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और वो दिया है 6,620 रुपए। तो बताइए मूलधन क्या होगा?
कितना हुआ? 20,000। हाँ सही है, वेरी गुड। देखना, दो तरीके हमने आपको बताए थे और दो तरीकों से भी निकालेंगे तब भी निकल आएगा, ठीक है ना। हम दोनों तरीके से तुम्हें एक बार समझाते हैं कैसे समझना, फिर बाद में केवल दूसरे तरीके से चलेंगे। समय दिया है 3 वर्ष, दर दी है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6,620। तो दर का मतलब आर का मान दिया गया है 10% दिया है। तो अगर 10% है तो 10% का मतलब हम क्या समझते हैं भिन्न में? 1/10, यही समझते हैं कि 10% बराबर किसके होगा? 1/10 के। यानी कि 10 पर कितने की बढ़ोतरी है? 1 की बढ़ोतरी। तो अगर हम उस रूल से जाएंगे पहले वाले से, तो हम कहते थे 10 पर 1 की बढ़ोतरी यानी कि 11 हो गया। तो दूसरे वर्ष भी 10 पर 1 की बढ़ोतरी तो 11 हो गया। तीसरे वर्ष भी 10 पर 1 की बढ़ोतरी तो 11 हो गया। यही तो करते थे, ये पहले वर्ष का मानते थे, ये दूसरे वर्ष का मानते थे, ये तीसरे वर्ष का मानते थे। तो फिर अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ये पूरा का पूरा इसका गुणनफल क्या देगा? मूलधन को बताएगा। इसका गुणनफल क्या बताएगा? मिश्र धन को बताएगा। यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये हमारा मूलधन हो गया सर। तो फिर दूसरी तरफ जो निकला है ये हमारा मिश्रधन हो गया सर। तो फिर मूलधन और मिश्रधन का अंतर क्या होगा? चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो इनका अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को बताएगा। तो आपका कितना हो गया? 331 हो गया। बात समझ गए? ये पहला तरीका है जो केवल 3 मान बता पाता है, मिश्रधन, मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा इससे और कोई चौथा मान नहीं निकलता। तो जब केवल अकेला मूलधन या मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और उनमें से कोई एक राशि पूछे तो आप फटाक से इसी रूल को लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले रूल पर तब जाएंगे जब इन 3 चीजों में से कोई और दिया हो और इन्हीं 3 चीजों के अलावा कुछ और पूछा गया हो, तब जाके हम दूसरे रूल पर जाते हैं। तो यहां पर चूंकि ये 331 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जबकि प्रश्न में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है? 6,620, जबकि ये यूनिट है तो 331 यूनिट कितने के बराबर है? 6,620 के। तो एक यूनिट का मान क्या आएगा? 6,620 बटे 331। 331 से 6,620 2 बार कट गए यानी 20 बार कट गए। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 20। अगर एक यूनिट का मान 20 है तो मूलधन हमारा कितना दिया है? 1,000। तो 1,000 मूलधन में अगर मूलधन निकालना है कि वास्तव में मूलधन क्या होगा, तो मूलधन जो आपका 1,000 दिया है, 1,000 यूनिट है, इसमें अगर हम 20 का गुणा करा देंगे एक यूनिट का, तो आपका कितना आ गया? 20,000 जो है वो किसका मान निकल आया? मूलधन का मान निकल आया। बात समझ पाए कि नहीं? अब ये तो पहला तरीका है और हमने कहा भी है कि सिर्फ इससे क्या क्या निकलेगा, तो याद रखना है इनसे सिर्फ आप मूलधन निकाल सकते हो, आप मिश्रधन निकाल सकते हो, इन दोनों का अंतर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हो। इसके अलावा कोई चौथा मान आपको नहीं पता चलेगा। अगर हमें प्रथम वर्ष का मूल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो हमें पुराने वाले मेथड पर जाना पड़ेगा, यानी कि हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे क्या है वो मेथड, उसको देखते हैं। इसमें क्या दिया था 8वें सवाल में, कह रहे थे कि मूलधन बताओ, टाइम दिया था 3 वर्ष, अभी तक 2 वर्ष चल रहे थे, और समय के बाद 3 वर्ष के बाद जो दर दी थी वो दी गई थी कि 10% दर है, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था 6,620 रुपए। अब देखना दूसरे वाले तरीके से कैसे लगाते हैं। तो दूसरे वाले तरीके में आर का मान कितना दिया गया है? 10%। 10% जो है वो कितने के बराबर है? 1/10 के बराबर है। 10% कितने? 1/10। हमने क्या कहा था, जब अगर ये तरीका दिया हो तो आप नीचे जो हर दी गई है उसको लेंगे और उसमें किसकी घात लगा दे देंगे? समय की घात लगा देंगे। समय कितना है? 3, तो 3 क्या कर देंगे घात? 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 1,000 होगा। अब 1,000 को हमें 3 दरों पर ब्याज कैलकुलेट करना है, 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट करना है। प्रथम वर्ष क्या होगी, द्वितीय वर्ष क्या होगी और तृतीय वर्ष क्या होगी। अगर प्रथम वर्ष की बात कहें, 1,000 पर 10% का ब्याज लेगा तो 1/10 का गुणा करेंगे तो 100 रुपए उसको ब्याज देना पड़ेगा। दूसरे वर्ष भी अगर 1/10 की ब्याज दर है, 1/10 की दर है, तो यहाँ भी 100 रुपए ब्याज के कंपाउंड के और यहाँ भी 100 रुपए ब्याज के, यही चलेगा। अब हमने आपको क्या बताया था, ध्यान करो, कि सर ये 1,000 रुपए मूलधन पर पहले वर्ष का ब्याज कैलकुलेट किया गया है।
ये भी मूलधन पर दूसरे वर्ष का ब्याज कैलकुलेट किया गया है, ये भी मूलधन पर तीसरे वर्ष का ब्याज क्या किया गया है, कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब तीसरे वर्ष का ब्याज इतना कैलकुलेट है, तो क्या केवल यही ब्याज होगा? ये तो प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष, तृतीय वर्ष का ब्याज है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो मान होगा वो किसको बताएगा? साधारण ब्याज को बताएगा, क्योंकि सीधा सीधा पहला, दूसरे, तीसरे वर्ष का ब्याज है और ये साधारण ब्याज को बताता है। लेकिन अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो हमने कहा था ब्याज के ऊपर भी ब्याज। अब देखना कैसे, 1000 पर पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, 1000 का दूसरे वर्ष का ब्याज 1/10% की दर से 100 रुपए है, तीसरे वर्ष का 1000 पर 1/10 की दर से 100 रुपए है। तो सर पहले वर्ष सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगेगा, लेकिन जब दूसरे वर्ष आएंगे तो इस मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में पहले वर्ष के ब्याज पर भी तो ब्याज कैलकुलेट होगा। तो 100 रुपए पर अगर 1/10 की दर से ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 100 में 1/10 का गुणा करेंगे। 1/10 क्यों? क्योंकि ब्याज की दर 10% है और 10% किसके बराबर है? 1/10 के। तो हम 100 में 1/10 का गुणा करेंगे तो 10 रुपए और उसको ब्याज के देने पड़ेंगे। सर बात समझ पाए कि नहीं? तो दूसरे वर्ष जो ब्याज हुआ वो 100 रुपए और 10 रुपए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 110 रुपए हुआ। लेकिन अब अगर हम तीसरे वर्ष गए, देखना, अब अगर हम तीसरे वर्ष गए तो तीसरे वर्ष में मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, ये 100 रुपए मूलधन पर ब्याज लग रहा है, लेकिन प्रथम वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, द्वितीय वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और द्वितीय वर्ष का जो ये ब्याज है इस पर भी तो ब्याज लगेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यानी सभी पर ब्याज लगेगा। तो पहले अगर हम देखें तो हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया, आपको बात समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हो, सर हम बार बार आपसे यही कहते हैं। यहां 100 रुपए पर हमने दूसरे वर्ष के लिए ब्याज लगाया तो 10 रुपए, अब इस 100 रुपए पर भी हम तीसरे वर्ष के लिए ब्याज लगाएंगे तो 10 रुपए। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? लेकिन अगर हम इस 100 रुपए का, इस 100 रुपए पर, ध्यान से समझना है, अगर हम इस 100 रुपए पर तीसरे वर्ष भी अगर ब्याज लगाएंगे तो 100 रुपए पर अगर तीसरे वर्ष भी ब्याज लगाओगे तो 1/10 यानी कि 10 रुपए। अब देखना कौन कौन से ब्याज निकल गए। ये पहले वर्ष का ब्याज भी कैलकुलेट कर लिया, दूसरे वर्ष का भी ब्याज कैलकुलेट कर लिया, इसका ब्याज ऑलरेडी मूलधन पर लगा हुआ है, अभी इस ब्याज का ब्याज रह गया है, तो इस ब्याज का और ब्याज 1/10 कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? केवल 1 रुपए आएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नहीं आया समझ में? फिर से समझा दें, देखना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ये बताओ। इसके बाद अगर कहें कि ये जो ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं 1000 रुपए पर, तो 1000 रुपए पर जो ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1/10 की दर से, यानी कि 10% की दर से। तो पहले वर्ष 1000 पर जो ब्याज लेंगे तो वो 100 रुपए, दूसरे वर्ष 1000 पर जो ब्याज लेंगे तो भी 100 रुपए, तीसरे वर्ष जो 1000 पर ब्याज लेंगे तो वो भी 100 रुपए। ठीक है, अब अगर बात करें तो पहले वर्ष तो केवल मूलधन पर ही ब्याज कैलकुलेट होगा, लेकिन दूसरे वर्ष मूलधन पर भी होगा और पहले वर्ष के ब्याज पर भी होगा। तो पहले वर्ष के ब्याज पर 100 पर 10 का जो है 1/10 क्या होगा? 10 होगा, यानी कि 100 रुपए पर भी तो ब्याज वसूल किया जाएगा, यानी कि 100 का 1/10, तो 100 का 1/10 कितना आएगा? 10। तो तीसरे वर्ष अगर हम गए तो तीसरे वर्ष अगर आप जाओगे तो देखो तीसरे वर्ष मूलधन पर तो ब्याज निकला ही है, साथ में पहले वर्ष पर भी ब्याज, पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, और ये भी तो दूसरे वर्ष का ब्याज है, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस पर अगर हमने 1/10 किया तो 10 ब्याज हो गया, इस पर अगर हमने ब्याज किया तो 10 रुपए हो गया, 10 का 1/10 किया तो 1 रुपए ब्याज हो गया। ये बात समझ पाई कि नहीं समझ पाई? क्लियर है? लिखने का तरीका भी सेम है, देखो 100 सेम है, 100 को 3 बार, 10 को 3 बार और फिर 1 को 1 बार, हमेशा यही आएगा मान। किसी भी राशि में आप चले जाओ, हमेशा एक का दूसरे में गुणात्मक रूप ही कैलकुलेट किया जाएगा। हम आगे आपको बता देते हैं कैसे। पहले तो ये बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं। अब ये जो दिया है, ये दिया क्या है सर? ये जो दिया है ये क्या दिया?
ये पहले वर्ष का साधक का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, और ओवरऑल पूरा मिला दिया जाए तो ये कुल 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। और केवल साधारण ब्याज अगर कहें तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये केवल आपका क्या कहलाएगा, 100 रुपए जो है वो केवल सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा। ये पूरा ओवरऑल ले लें 100 100 100 10 10 10 10 1, ये पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को बताएगा। और अगर वो कहे प्रथम वर्ष का तो ये, द्वितीय वर्ष का तो ये, तृतीय वर्ष का तो ये, लेकिन अगर वो कह दे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, तो सर ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है 100 + 100 + 100 10 10 10 1, इसमें से 100 100 100 सिंपल हटा दो तो 10 10 10 और 1 31 रुपए केवल क्या बचेगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे सर? चलिए सर, तो मैं समझ में नहीं आए तो फिर अब पूछो तो हम समझा पाएंगे कि क्या समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें दिया क्या है, मान कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 6620, इसके अनुसार कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा, क्योंकि पूरे तीनों वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, एक वर्ष का तो चाहिए नहीं है, फिर भी हमने कहा 1 2 3 वर्ष का अलग अलग भी निकाल सकते। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहें कि कितना आ रहा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मान लिख सकते हो 100 100 100 10 10 10 1, यानी कि 100 100 300 10 10 30 और 31, यानी कि 331 रुपए क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। 331 कंपाउंड इंटरेस्ट ये यूनिट है, ये किसके बराबर, रियल प्रश्न में दिए गए वास्तविक कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर। तो वास्तविक कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 6620, तो एक यूनिट का मान कितने के बराबर होगा, 6620 बटे 331 से काट दिया तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 20। अब एक यूनिट का मान अगर 20 है तो हमें ये जो दिया रहता है, ये मूलधन दिया रहता है, तो हमें मूलधन का मान अगर चाहिए तो 1000 में कितने का गुणा करा दें, 20 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20,000, यानी कि यही हमारा क्या रहेगा, मूलधन का मान रहेगा। बात समझ पाए कि नहीं सर, बताइए, बोलिए सर। अब हमने कहा आप इससे सब कुछ निकाल सकते हैं, प्रथम वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, सिंपल इंटरेस्ट भी कुछ भी मान पूछे कुछ भी निकाल सकते हो। इसी जैसा सवाल अब करके दिखाओ तो फिर आप मूलधन का मान निकालना है, समय का मान 3 वर्ष दिया है, आर का मान, दर का मान 15% दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, तो 1701 के बराबर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 1701 के बराबर। चलिए देखना था, देखिए दर का मान क्या है, 15%, 15% कितने के बराबर है, तो कहोगे 15/100 के बराबर है, यही कहोगे, यानी कि 15% कितने के बराबर है, 15/100 के बराबर है। या सीधा कह सकते हो आप, जरूरी नहीं कि इसको इसके बराबर कहें, आप सीधा याद रखें 15% कितने के बराबर है, 3/20 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर समय 3 वर्ष दिया है, तो क्या करेंगे सर, ये 20 जो थी इसके ऊपर घात किसकी लगाएंगे, तो जो भी समय की घात है 3, उसको समय की घात लगा देंगे। 20 की पावर 3 आप कितना लिखोगे, 8000, यानी कि हमारा जो मूलधन निकलेगा वो 8000 हमने मान के चला है कि ये मूलधन जो है वो 8000 हम मानेंगे। अब चूंकि 3 वर्ष हैं तो 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट करते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, ठीक है ना सर। देखें क्या क्या जो जो पूछे वो आप निकाल लेना, जहां भी कोई डाउट हो तो आप पूछते चलना, समझना। सबसे पहले 8000 पर कितने % की दर आपको कैलकुलेट करनी है, 3/10, यानी कि
15%, यहां पर भी 3/10 और यहां पर भी 3/10, 3/20 सॉरी। 8000 का 3/20 करते हूं तो एक प्रकार से जो है वो 400, 4 × 12 यानी कि 1200 रुपए पहले वर्ष का ब्याज होगा, दूसरे वर्ष का भी 1200 होगा और तीसरे वर्ष का भी कितना आएगा 1200। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ, ये थोड़ा सा बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ, ठीक है। यानी कि 8000 रुपए का 3/20 के हिसाब से अगर हम दल कैलकुलेट करेंगे तो कितना ब्याज आएगा 1200, क्योंकि 8000 का सर ये कैलकुलेट तो आपको ही करना पड़ेगा। 3/20, 0 0 2 से काट दिया 4 यानी 400, 400 का गुणा 3 में किया तो 1200। अब बात अगर करें तो ये तो पहले दूसरे तीसरे वर्ष के ब्याज हैं, लेकिन अगर कहें और आगे अगर जाते हैं तो दूसरे वर्ष पहले वर्ष पर भी तो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1200 का 3/20 अगर निकालोगे, क्योंकि दर तो सेम है, तो 3/20 का मतलब है 20 से जो है इसको काट दिया 60 बार, 60 का गुणा 3 में किया यानी कि 180 रुपए ब्याज के वसूल किए जाएंगे। तो यहां पर भी तो दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष भी तो दूसरे वर्ष पर ब्याज कैलकुलेट होगा और यहां पर भी 3/20 की दर से होगा, तो ये भी कितना आएगा 180 रुपए। बात समझ पाए कि नहीं? क्यों? क्योंकि दूसरे वर्ष मूलधन पर तो ब्याज ये रहा, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट ये किया। अब तीसरे वर्ष आए तो मूलधन पर ब्याज ये रहा, लेकिन तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष पर ब्याज ये रहा और पहले वर्ष पर ब्याज अभी निकालना है, तो पहले वर्ष पर भी ब्याज निकालोगे तो 1200 का अगर 3/20 निकालोगे यानी 15% तो 180 रुपए ही तो आएगा। और अगर ये 180 रुपए आपका आया है, समझते चलना, तो फिर सर 180 रुपए जो है दूसरे वर्ष उस पर भी तो ब्याज कैलकुलेट करेंगे। बात समझ रहे? तो जब उस पर आप कैलकुलेट करोगे तो 180 का 3/20 आप करोगे तो आपका 2 से काटोगे 9 27 यानी कि केवल कितना रहेगा आपका 27 रहेगा, यानी कि 27 रुपए क्या रहेंगे आपके ब्याज के रहेंगे। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। नहीं आया? बता रहे यहां तक भी नहीं आया क्या? यहां तक आ गया? ठीक है, सुनना देखना थोड़ी देर के लिए गौर से। सर ये 8000 रुपए है दिए हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि मूलधन पर ही अकेला ब्याज कैलकुलेट नहीं होता, मूलधन पर ही अकेला ब्याज नहीं लिया जाता, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है उसी दर से। तो अगर हमने 8000 रुपए पर 15% की दर से ब्याज लिया तो 1200, फिर हमने मूलधन पर दूसरे वर्ष भी 15% की दर यानी 3/20 की दर से ब्याज लिया तो 1200, हमने तीसरे वर्ष भी 3/20 की दर से 8000 पर ब्याज लिया तो भी 1200। ये तो था पहले दूसरे तीसरे वर्ष ब्याज मूलधन पर। लेकिन अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो ब्याज पहले वर्ष आया है, दूसरे वर्ष ब्याज आया है, तीसरे वर्ष आया है, इस पर भी अगले वर्ष ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष कैलकुलेट किया जाएगा। ध्यान से समझना, पहले वर्ष का जो ब्याज है वो दूसरे वर्ष भी कैलकुलेट करेंगे और पहले वर्ष का जो ब्याज है उससे तीसरे वर्ष पर भी ब्याज कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि तीसरे वर्ष आप आओगे तो जितने पुराने ब्याज रहेंगे उन सब पर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके पहले कितने ब्याज थे? एक तो 1200 प्रथम वर्ष का ब्याज था तो उस पर कैलकुलेट किया, एक आपका 1200 पर दूसरे वर्ष का ब्याज था तो उस पर कैलकुलेट किया, एक आपका 1200 खुद दूसरे वर्ष का ब्याज है तो उस पर भी हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक देखो बीच में तो छूट ही गया, तो इस पर भी तो ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तो इस पर जो ब्याज कैलकुलेट करेंगे उसको यहां लिखेंगे। यही तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अब यहां पर 1200 का 3/20 अगर हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर कितना हो गया? 2 से काटोगे तो आपका 6 × 18 यानी कि जो आपका आएगा कितना आएगा 180 रुपए। 1200 का फिर निकालोगे तो 180 और यहां 1200 का फिर निकालोगे तो 180। ये तो हमेशा सेम ही आता है। आप समझे कि नहीं समझे? ये अभी भी नहीं आया समझ। फिर इसके बाद यहां जो कैलकुलेट किया जाएगा तो ये जो तीसरे वर्ष था, तीसरे वर्ष जो था तो तीसरे वर्ष यहां जो कैलकुलेट किया जाएगा उसमें केवल इस दूसरे वर्ष के ब्याज का ब्याज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो ऑलरेडी हम यहां ले चुके और इसका भी यहां ले चुके और मूलधन का भी यहां ले चुके। तो 180 का जब आप 3/20 करोगे तो आपका कितना आएगा? मात्र 27 रुपए आएगा।
अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्या ये जो यहां पर रहेगा, जैसे प्रथम वर्ष तो मूलधन का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष भी मूलधन पर ब्याज है, ये तीसरे वर्ष भी मूलधन क्या है 8,000 रुपए। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो अब यहां पर देखना, ये जो आपके 180 लिख दिए, कहां से लिख दिए? तो सर यहां पर हमने क्या किया, 1200 पर दूसरे वर्ष भी ब्याज कैलकुलेट किया। तो 1200 पर दूसरे वर्ष जब कैलकुलेट करेंगे तो 3/20 की दर से कैलकुलेट करेंगे, और 3/20 की दर से कैलकुलेट करेंगे तो 1200 में 3/20 का गुणा करना है। 0 से 0 काट दिया, 2 से ये आपका 60 बार काट दिया, 60 का गुणा 3 में किया तो कितना आ गया, 180 रुपए ब्याज आया। ठीक है, इसके बाद फिर अब चूंकि ये दूसरे वर्ष, देखो दूसरे वर्ष इसी ब्याज पर ब्याज निकला। अब जब हम तीसरे वर्ष जाएंगे तो मूलधन का ब्याज ये रहा, पहले वर्ष का ब्याज भी लेंगे, दूसरे वर्ष पर भी ब्याज लेंगे, और दूसरे वर्ष का ब्याज ये है तो इस पर भी ब्याज लेंगे, तीनों पर ब्याज लेंगे। तो यहां पर 1200 पर अगर ब्याज लिया तो 1200 पर 3/20 180, फिर 1200 पर ब्याज तो 180, और फिर 180 पर ब्याज तो 27। ठीक है ना, तीनों ब्याजों पर 3/20 की दर से ही ब्याज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चले अब आगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया इस बार। तो वैसे सारे मान आपको पता हैं, क्यों पते हैं, क्योंकि यहां पर ये मान किसको बता रहा है, साधारण ब्याज को, और इसका पूरा मान जो है वो किसको बता रहा है। अगर हम इसकी बात करें, ये पूरा मान किसको बता रहा है, तो ये पूरा मान बता रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को। आप समझ पाए कि नहीं, जरा अच्छे से समझना। अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये पूरा किसको बता रहा है, तो याद रखना ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को बता रहा है। जबकि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये जो कॉलम है ये किसको बता रहा है, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को बता रहा है, 1200, यानी कि ये केवल सिंपल इंटरेस्ट है। जबकि ये जो दिया गया है, ये आपका जो दिया गया है यहां पर, ये पूरा का पूरा किसको बता रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो बाकी के क्या बच गए, बाकी के आप यही 3 तो बच गए, यानी कि एक ये बच गया, एक ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। ये सारे के सारे क्या बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर को यही तो प्रदर्शित करेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम लिखें कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर अगर कोई कहे कितना है, तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना आ रहा है, या तो 1200 चूंकि घट ही रहे हैं तो केवल 1, 2, 3 और ये 4 तो जुड़ेंगे। तो जब इन चारों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा। ये बात समझे कि नहीं, पहले तो ये बताओ। हम इतनी देर से इसी चीज को समझा रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर अगर कोई पूछे तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या आएगा भाई। ये पूरे में से, ये जो पूरा बड़ा सर्किल में से ये छोटा वाला सर्किल अगर हमने गायब कर दिया तो केवल इतना ही तो बचा, और यही क्या है, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 180 प्लस 180 प्लस 180 और प्लस आपका 27। तो इसको जोड़ दो, 18, 36, 54, 54 में आपका 540 में 27 जोड़ दो तो आपका 540 और 27 जोड़ दिया आपने 7, 4, 2, 6, 567। यही रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी कि 5, 6, 7 यूनिट क्या रहेगा, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। जबकि ये प्रश्न में क्या दे रहा है, ये प्रश्न में ये दे रहा है, ये तो यूनिट है, ये किसके बराबर है, ये 1701 के बराबर है। तो 567 यूनिट बराबर है किसके, 1701 के। तो फिर यहां से एक यूनिट का मान अगर हमसे पूछे तो सर एक यूनिट का मान क्या होगा, तो एक यूनिट का मान जो निकल के आएगा वो 1701 बटे कितना आएगा, 567 आएगा। इसको काट दो तो 3 बार जो है वो 567 से 1701 3 बार पूरी बार कट रहा है, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 3। अगर एक यूनिट का मान 3 है तो मूलधन पूछा है, मूलधन हमारे अनुसार 8000 था। 8000 में अगर हम 3 यूनिट का गुणा, 1 यूनिट का मान का गुणा करा देंगे तो 1 यूनिट का मान 3, तो गुणा कराओगे 0, 0, 8, 3, 24, तो 24,000 का उत्तर नहीं आ रहा सर आप लोगों का मूलधन। ठीक है सर, इस तरीके को तुम्हें समझना है और बार बार हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल बताओ तो फिर देखना अब क्या क्या दिया है।
अब थोड़ा सा कठिन बनाते हैं सवालों को, देखना क्या क्या दिया है। मूलधन आपको निकालना है कि मूलधन क्या होगा, मूलधन आपको निकालना है। दर जो है वो आपकी दी गई है और दर दी गई है 12/1/2%। समय आपका फिर दिया है 3 वर्ष और कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर भी दिया है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना, 12.50 रुपया। ठीक है ना, ये दिया है। तो पूछा क्या है आपसे, उसको समझना है कि आखिर पूछा क्या है। तो पूछा जो है वो 4-5 चीजें पूछ ली हैं आपसे। एक तो मूलधन ही पूछ लिया है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछ लिया है आपसे। मिश्र धन के बाद आपसे तीसरे नंबर पर अगर पूछें तो 3rd ईयर का यानी कि तीसरे वर्ष का जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ लिया है आपसे। सब कुछ पूछ लिया है। कंपाउंडेड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर भी पूछ लिया है। लो वो तो दिया ही है, वो क्या पूछेगा। चलिए देखना अब फिर चलते हैं लगाने के लिए सवाल। तो सबसे पहले दर को पकड़ते हैं। दर कितनी दी गई है, 12/1/2%। तो 12/1/2% कितने के बराबर होती है, कहोगे 1/8 के बराबर होती है। 1/8 के बराबर का मतलब क्या है, यहां पर जो ये 8 दिया गया है हम इसको लेंगे, इसकी पावर समय की घात कर देंगे और समय की घात कितनी दी है 3 वर्ष, तो इसके ऊपर हम घात लगा देंगे 3। अगर 8 की पावर 3 करोगे तो ये 8 की पावर 3 जो है वो कितना आएगा 512। या तो 8 की पावर क्यू बना रहने दो या ओब्लिक करके 512 लिख लो, एक ही बात है। अब ये जो है वो 3 भागों में आपका बट जाएगा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष बट जाएगा। अब प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष निकालते हैं कि क्या है। तो प्रथम वर्ष जो है वो एक प्रकार से जो प्रथम वर्ष रहेगा उस 512 का 1/8 ही तो लेंगे। यहां पर भी तो 512 का हम क्या लेंगे 1/8 लेंगे, यहां भी 1/8 लेंगे। क्यों, क्योंकि 12.5% कितने के बराबर है 1/8 के बराबर है। ठीक है, तो फिर यहां पर अगर 1/8 अगर हमने निकाला तो यहां पर देख रहे हो कि 512 का 1/8 यानी कि आपका 8 का भाग 512 में दिया तो 64, यानी कि कितना ब्याज रहेगा 64। फिर दूसरे वर्ष वो भी 64, तीसरे वर्ष 1/8 512 का तो वो भी 64। बात समझ पाई कि नहीं। अब दूसरे वर्ष जो हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो सर पहले वर्ष पर भी तो ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तो 64 का 1/8 8। फिर यहां पर अगर जाएंगे तो 64 पर भी ब्याज निकालेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं। और यहां 64 पर तीसरे वर्ष भी ब्याज निकालेंगे और 8 रुपए पर भी तीसरे वर्ष ब्याज निकालेंगे। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, इसको लिखने का अभी एरो वेरो बनाने की जरूरत ना पड़े तो ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि इसको रजिस्टर होता है, आप सीधा याद रखें। देखना ये पहले वर्ष के मूलधन पर, दूसरे वर्ष मूलधन पर, तीसरे वर्ष मूलधन पर। पहले वर्ष तो यही रहेगा मूलधन पर, दूसरे वर्ष मूलधन पर तो निकलेगा, लेकिन पहले वर्ष की ब्याज पर भी कितना आएगा 8 रुपए। तीसरे वर्ष आए तो पहले मूलधन पर देखना निकालने का तरीका भूलोगे नहीं। पहले वर्ष के ब्याज पर अगर निकालोगे तो 8 रुपए, दूसरे वर्ष के ब्याज पर निकालोगे तो 8 रुपए और दूसरे वर्ष के इस ब्याज पर निकालोगे तो 8 का 1/8 1 रुपए। ऐसे आप निकालना स्टार्ट करो, अपने आप कोई गलती नहीं होगी। अब इसको आप देखें तो ये किसको बता रहा है, अब देखना सर जरा ये किसको बता रहा है। तो हमने क्या कहा, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये मान जो है वो किसको बताएगा, तो ये पूरा मान, ध्यान से समझना है कि ये जो पूरा मान है ये पूरा मान किसको बता रहा है, ये पूरा मान बता रहा है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट को। यानी कि ये मान क्या दिया है पूरा का पूरा, ये पूरा मान जो है वो क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें बीच में सिंपल इंटरेस्ट कहां है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया कंपाउंड में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दोगे तो क्या बच गया, तो कंपाउंड में से अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट घटाया है तो आपका जो मान बच गया है वो मान आपका ये रहा। यानी कि केवल यही मान तो बचा है
और यही मान जो है जो आपका बचा है वो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का क्या कहलाएगा, अंतर। यानी कि अगर यहां पर अगर बात करें तो जो व्हाइट रंग है वो बता रहा है सिंपल इंटरेस्ट को, जो आपका ये रंग के अंतर्गत जो बता रहा है वो बता रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट को, और जो ये ग्रीन रंग के अंदर बता रहा है, सॉरी जो नीले रंग के अंतर्गत जो बता रहा है वो बता रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर को। बात समझे होगे कि नहीं, बात समझ पाए कि नहीं। अब दिया क्या है, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही तो दिया है 12.50, जबकि हमारे अनुसार कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है 8 8 8 24 और 25 यूनिट। बात समझ पाए कि नहीं, जोड़ दें 8 16 24 और 25 यूनिट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हमारे अनुसार कितना आया है, हमारे अनुसार आया है 8 प्लस 8 प्लस 8 और प्लस 1, यही आया है। तो ये किसके बराबर है, ये 25 यूनिट के बराबर है, और 25 यूनिट के बराबर है तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट रियल कितना है, तो 12.50 के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 12.50 बटे 25 के आएगी। इसको सॉल्व कर दो, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जितना भी मान आ जाए, देखना ये 25 से जो है वो पूरी बार कट रहा है, 0.5 आपका आंसर आएगा। 25 से 12.5 हमने काट दिया तो 0.5 बार ये क्या हुआ है आपका कैंसिल आउट, क्यों 25 पंचे 125 और 0.05, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना है 0.5, पूछा क्या है मूलधन। तो अब देखना सारे मान तुम्हें एक बार बताते हैं कैसे, क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। देखना यहां पर सारे मान लिख लेते हैं, ये यहां पर, ठीक है ना। मूलधन पूछा है यानी पी, तो हमारा मूलधन हम क्या मानते हैं 512, तो 512 है यूनिट, लेकिन ये यूनिट है, इसमें हम 0.5 का गुणा कराएंगे तब जाके एक्चुअल मूलधन का मान जो है वो निकल के आएगा, यानी कि तब जाके एक्चुअल मान निकलेगा। अमाउंट यानी कि मिश्रधन, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, चाहे तो अमाउंट लिख लो या इसी को मिश्रधन लिख लो। तो मिश्रधन का मान कितना आ रहा है, तो मिश्रधन का मान कितना है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जोड़ दो आप मूलधन को, तो 512 में 64 64 64 8 8 8 1 अगर आप जोड़ दो तो आपको क्या निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट यानी मिश्रधन का मान निकल आएगा। बात समझ पाएगी नहीं। फिर अगर पूछे, हमें पूछा तो सिर्फ सब कुछ है तो हम सब कुछ निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नहीं आए तो आप पूछ लेना हमसे। मूलधन का मान आप निकालते हैं तो अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 5 एकम 5 और एक आपका 6 और 5 25 और दशमलव लगा है तो 256, यानी कि आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा मूलधन का 256। अब अगर बात करें मूलधन 256 है, मिश्रधन कोई कहे तो सर 512 तो था ही यूनिट में, 512 तो था ही यूनिट में, इस 512 में और क्या जोड़ना है, 512 तो था ही, साथ में 64 64 64 यानी कि आपका ये जोड़ दो 8 8 8 ये जोड़ दो और 1 जोड़ दो, तो आपका 8 8 1 25 हो गया है और 25 और 4 4 12, ठीक है 1 मिनट सर, 12 5 17, ठीक है, और 17, ठीक है, 19 20 21 217 ये जुड़ जाएगा, 7 2 9 1 1 2 और 5 2 7 729 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर मिश्रधन। लेकिन ये यूनिट है, जबकि एक यूनिट का मान कितना है 0.5, तो 729 में 0.5 का और गुणा कर दो तो आपका इसमें गुणा किया तो आपका 5 4 5 10 4 14 और 35 और 1 36, तो एक अंक बाद दशमलव यानी कि 364 दशमलव आपका 5 क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो सर पहले वर्ष का कितना है, पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है सर, पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट मात्र 64, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 64 और 8 और तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 64 8 और 8। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 64 8 8 और 1 जोड़ दो तो तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 8 8 16 1 17 17, तो आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछे तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दो तो आपका जो आएगा वो 8 8 16 1 17 17 7 4 11 और 6 7 और 1 8, यानी कि 81 यूनिट, ठीक है ना। अब 81 यूनिट अगर आया है, सॉरी 8 8 16 17, ठीक है 81 यूनिट, तो एक यूनिट का मान 0.5, तो 81 यूनिट का मान कितना आएगा 5 एकम 5 और 8 45 40.5 जो है वो आपका कितना मान आएगा, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। समझ पाए कि नहीं।
सारे मान निकाल लोगे? कोई कुछ भी पूछता रहे सारे मान आप निकाल लोगे कि नहीं? पहले ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सर, अब देखते हैं सर, जरा एक तरीका बनाते हैं ताकि तुम परेशान ना हो। देखना, देखना आखिर है क्या ये। देखना, वो आपसे मूलधन पूछता है, समझते चलना, मूलधन पूछता है कि मूलधन क्या होगा। दर का मान ऑलरेडी प्रश्न में जो है वो दिया रहता है कि दर का मान क्या होगा आर का, और लगभग हमने मान लिया है कि जर्नलाइज फॉर्म 1/a जो है वो दर का मान है। ठीक है, अगर हम माने कि जो समय है वो हमेशा के लिए अभी 3 वर्ष चल रहा है, तो 3 वर्ष अगर हम समय ले लें तो फिर वो पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, वो भी हम बता देंगे। वो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, वो भी हम बता देंगे। वो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, हम वो भी बता देंगे, हम कुछ भी बता देंगे। कैसे? देखना, समझ। अगर हम ऐसा मान लें कि दर थोड़ी देर के लिए R% जो रहेगी वो हमेशा 1/a के रूप में ही तो आएगी, यानी 10% है तो 1/10, 20% है तो 1/5, 25% है तो 1/4, हमेशा 1/a के रूप में ही तो आएगी। तो अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि दर 1/a है, तो हमेशा हम करेंगे क्या, इसी a को ले जाएंगे और a की पावर क्या कर देंगे, q, क्योंकि समय कितना दिया है, 3 वर्ष। और इसी a के q को फिर हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं कि पहले वर्ष की बात करें, दूसरे वर्ष की बात करें और तीसरे वर्ष की बात करें। यही तो कह रहे हैं। यानी कि थोड़ा और इसको दूर ले चलते हैं, कहना महाराज, इसको यहां तक ले आते हैं और ये AQ हो गया। इस AQ को इस प्रकार से 3 वर्ष में तोड़ लेते हैं, यहां पर 1/a, यहां पर 1/a, यहां पर 1/a, तो AQ में 1/a का गुणा करोगे तो a²। फिर आप यहां पर पुनः अगर इसी में a का गुणा किया तो आपका कितना आ गया, a², फिर गुणा किया a², फिर गुणा किया a²। फिर अब देखना, अगली बार जब हम गए तो हमने इस पर भी ब्याज कैलकुलेट किया, मूलधन पर ब्याज ये, लेकिन इस पर ब्याज कैलकुलेट किया तो a। अब तीसरे वर्ष इस पर भी ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो a, इस पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे a, और इस पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 1 रुपए। यही आएगा कि नहीं आएगा हमेशा? तो ये मान हमेशा फिक्स ही आता है सर। नीचे से अगर आप जाओ तो सीधा भी चाहो तो कर सकते हो। तो 1 में a का गुणा किया a 3 बार, फिर a में a का गुणा किया तो a² 3 बार, और फिर सीधा AQ, यानी कि हमेशा यही फॉर्म बनेगा जब जब कभी। लेकिन ध्यान रखना, दर जब जब कभी 1/a के रूप में दे, ऊपर 1 होना चाहिए इस कंडीशन में, मतलब 3/20 की ये दर नहीं होगी, लेकिन 1/20 की ये दर होगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, यानी कि जब भी कभी ये रूप दिया हो तो जरूरी थोड़ी है हम मेथड तो याद रखेंगे, हम तुम्हें ये शॉर्ट तरीका बता रहे कि अगर तुम भूल जाओ तो इस तरीके को याद रखोगे, अपने आप आपको निकल आएगा। अब देखना कौन किसके मान को बता रहा है, तो देखना थोड़ा चलते हैं। हमने क्या कहा, ये पूरा का पूरा जो मान है, ये पूरा मान किसको बता रहा है, ये पूरा मान बता रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट को। यानी कि ये किसको बता रहा है, कंपाउंड, यानी कि ये पूरा बताएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर कोई कहे इसमें से साधारण ब्याज क्या है, ये पूरा का पूरा मान किसको बताएगा, साधारण ब्याज को। तो इन और इनका अंतर क्या रहा, इन और इनका जो अंतर रहा वो अंतर किसको बताएगा, तो याद रख लेना, ये जो अंतर बताएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर को। तो अगर ओरली भी अगर आप निकालना चाहें तो भी आपका मान निकल आएगा। सर देखना कैसे, अगर कोई साधारण ब्याज कहे और दर अगर a है तो a², यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3a² नहीं हो जाएगा, क्योंकि a² जोड़ दिया। अगर वो कहे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट a², a और 1, यानी कि इन सभी को जोड़ोगे तब जाके आपका क्या निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो चाहो तो आप जोड़ सकते हो 3a² + 3a + 1, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो तीसरे वर्ष का भी निकाल लेते हैं।
पहले कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर अगर कोई पूछे तो A1 यानी कि एक प्रकार से 3A प्लस 1, ये क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही तो रहेगा कि 3A कितना दिया गया है, 3A प्लस 1। अगर कोई कहे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा सर, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, यह है दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, यह है पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का A स्क्वायर 2A प्लस 1 ही तो है, यानी कि इसको चाहो तो आप लिख सकते हो यहां पर A स्क्वायर प्लस 2A और प्लस 1, यानी कि ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अब को ये क्यों लिखा रहा है, ये इसलिए लिखा रहा है, देखना इसका लिखाने का मतलब क्या है। यहां पर दर का मान कितना निकाले थे हम, दर का मान यहां पर निकाले थे 1/8, 1/8 की तुलना किससे कर दी, 1/a से, यानी a का मान कितना हो गया 8। अब a का मान अगर 8 हो गया और पूछा क्या है आपसे, आपसे अगर मूलधन पूछा, मूलधन, थर्ड ईयर का पूछा, थर्ड ईयर, कंपाउंड पूछा, कंपाउंड, सिंपल पूछा, सिंपल, कुछ भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ये याद रहेगा तब ना, जरूरी थोड़ी है ये फॉर्मूला याद रहे। इसके लिए ये ऑलरेडी हमने तुम्हें बेसिक मेथड बताया है कि आप इस बेसिक मेथड को याद रखेंगे, अपने आप आपके आंसर निकलने लगेंगे। क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा कठिन है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाके ये याद हो पाएगा। कि कोई सीधा सिंपल इंटरेस्ट पूछे, हम यहां पर 3 इंटू ए का मान 8 का स्क्वायर दिया है, तो हम 8 का गुणा 64 इंटू 3 में कर देंगे, सीधा हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर दर आर की दर अगर 1/8 है तो ए का मान 8 नहीं हो गया, यानी ए का मान यहां पर 8 नहीं हो गया, और ए का मान अगर 8 हो गया है तो हम यहां पर 1/8 में ए का मान 8 है, तो कहीं पर भी ए का मान रख के कोई भी मान निकाल सकते। अगर यहां पर सिंपल कंपाउंड का अंतर पूछे तो 3A प्लस 1, 3 इंटू 8 प्लस 1, यानी 8 × 24 और प्लस 1 यानी कि 25, और ये आपका 8 8 8 24 और 1 25 ही तो आ रहा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। बात समझ पाई कि नहीं। तो जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूले पर ही जाएं, हमने बताया है कि अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो। ये याद रखने के लिए करना, जब भी कभी ऊपर 1 हो और नीचे कोई संख्या है तो ये हमेशा ए क्यू रहेगा, उसके नीचे ए का भाग दो तो ए स्क्वायर, फिर 3 बार भाग दो तो ए, और फिर ए का भाग दो तो सिर्फ एक बार ए लिखना है। ये फिक्स रहेगा रूल, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन शर्त जब 1/a हो, यानी कि 1 के अपॉन में क्या दिया हो, 1 दिया हो तब। चलिए एक सवाल और लेते हैं, चाहे तो कहो तो रहने दें, और नहीं तो एक सवाल फटाक से आप करके दिखाएं हमें। एक सवाल करके दिखाएं, देखना क्या दिया है। मूलधन आपको बताना है, मूलधन आपको बताना है। दर दी गई है 16 सही 2/3%, और समय दिया गया है आपका 3 वर्ष, और कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया गया है कितना, तो 5.70 रुपए, ठीक है ना, ये दिया है। अब देखना पूछा क्या है, मूलधन कैसे निकालेंगे, देखना सर, देख कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले से गए तो भी चलेगा, कैसे, हम मूलधन को ए क्यू मानते हैं, इससे 3 वर्षों का ए स्क्वायर निकाल लेते, फिर ए और 1 निकाल लेते। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक प्रकार से हमने याद कर लिया। अब अगर यहां पर पूछ रहा है कि बताइए दर आर का मान कितना दिया है, 16 सही 2/3%, यानी कि कितने बराबर है, 1/6, यानी ए का मान कितना आ गया, 6। अब ए का मान अगर 6 है, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितने के बराबर है, तो सर यही तो है कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही तो है, और ये कितने के बराबर है, 3A, ये कितने के बराबर है, तो ये जो दिया गया है वो 3A प्लस 1 के बराबर है। 3A प्लस 1 बराबर किसके है, 6 के। मतलब क्या, ये 3A प्लस 1 में A का मान कितना है, 6, तो A प्लस 1 बराबर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 5.70, 18 1 19 यूनिट बराबर है कितने के, 5.70 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, आप भी समझ गए, 19 30 57, यानी कि 0.3 आएगा। बात समझ पाए कि नहीं, नहीं समझ पाए, चलिए इसको हटाते हैं, हम तुम्हें बेसिक मेथड से ही बताते हैं। देखना आर का मान कितना दिया था, 16 सही 2/3%,
आर का मान तो ये कितने के बराबर हुआ, 1/6 के बराबर। अगर ये 1/6 के बराबर है तो इस 6 को हम लेंगे, इसके ऊपर समय की घात लगाएंगे। समय कितना दिया है 3, तो 3 6 की पावर 3, 6 6 36, 36 छक्का 216। 3 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करते हैं 1/6 की दर पर, तो 216 में 6 का भाग दोगे तो 36, फिर 216 में 6 का ब्याज दोगे 36 36, यानी कि ब्याज जो निकला वो आपका प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष का 36 36 निकला। लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष पे ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे 6 रुपए, तीसरे वर्ष पहले वर्ष पर भी ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष के ब्याज पर, और फिर ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे। यही आएगा कि नहीं? अब अगर कहें तो ये पूरा मान किसको बता रहा, ये पूरा बता रहा है कंपाउंड को, और सिंपल इंटरेस्ट को कौन बता रहा है, मात्र ये बता रहा है सिंपल इंटरेस्ट को। तो बाकी का जो बच गया वो किसको बताएगा, बाकी का जो बच गया ये बताएगा केवल किसको, तो आपके सिंपल और कंपाउंड और सिंपल के अंतर को। तो कंपाउंड यहां पर अगर हम कहें कि जो आपका कंपाउंड और सिंपल का अंतर कितने के बराबर है, तो कंपाउंड और सिंपल का अंतर ये तो कट ही गया, 6 6 36 36, तो 6 6 6 12 18 और 19, यानी 19 यूनिट के क्या होगा बराबर। जबकि प्रश्न के अनुसार ये कितना है 5.70, तो 19 यूनिट बराबर है 5.70 के, तो एक यूनिट का मान आएगा 5.70 अपॉन 19, 19 से इसको काटोगे तो 0.3 बार, एक यूनिट का मान अगर 0.3 है, मूलधन का मान पूछा है, यानी कि आपको 216 में गुणा किसका करा दो, 0.3 का करा दो, तो आपका मान किसका आ जाएगा, मूलधन का। 6 3 18, 3 एकम 3 और 1 4, 6 3 2 6 और एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 64.4 यूनिट जो है वो किसका मान आ जाएगा, आपका मूलधन का मान आ जाएगा। चलिए, नहीं आया समझ?